हेलो। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा चेंज जो आपके सामने आ गया है अभी, जो अब आपका सब कुछ स्पेसिफिकली 12th क्लास वाले का पैटर्न को, एग्जामिनेशंस को, सब कुछ चेंज करने वाला है, फ्यूचर को चेंज करने वाला है। आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेशन। इसकी काफी लंबे टाइम से जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, काफी लंबे टाइम से इसकी डिमांड भी हो रही थी। वजह क्योंकि काफी लंबे टाइम से आप देख ही रहे होगे DU के अंदर या और भी अच्छे कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जा रही थी, 95%, 97%, इवन कुछ कोर्सेज में तो 100% तक कट ऑफ टच कर गई थी। तो उन सभी को प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम अपनाया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के लिए। सॉरी। और वही है आपके पास CUET UG 2022-23। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप कौन करा रहा है इस टेस्ट को, कैसे करा रहा है, कब कराएगा, किस फॉर्मेट में कराएगा, कहाँ इसके एडमिशन्स होंगे। हर एक इंफॉर्मेशन की कोशिश की है कि उस सारों को कंपाइल करके आपको दे दिया जाए। साथ में लिंक्स हर एक साइट के, हर एक यूनिवर्सिटी के जहां जहां पे एलिजिबल होगा उन सब के साथ में पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। तो स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। थैंक यू। अब देखो, जो CUET है इसको कराएगा कौन? एज यूजुअल NTA, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जिसको फॉर्म कर रखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और NTA के सारे पेपर हमेशा से ही आपने देखे होंगे MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पर भी अगर आपको BA करनी है, BSc करनी है, BCom करनी है और प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं जो कॉलेजेस के अंदर है, तो उनके लिए आपको टेस्ट देके अब एडमिशंस मिलेगा। आपकी कट ऑफ जो बोर्ड के 12th के मार्क्स के बेसिस पे होती थी, अब वो खत्म, बिल्कुल खत्म। वो तो सिर्फ एक किस्म से आप ये लगा लो कि आपके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि हाँ, आपको अगर ग्रेजुएशन में जाना है तो आपको पहले 12th करनी होगी। कितने मार्क्स, अब से उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो आपको MCQ बेस्ड पेपर होगा, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा हमेशा से ही। जैसे आपने JEE का, मेडिकल का और भी बहुत सारे एंट्रेंस हमेशा से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपके पास और MCQ फॉर्म में रहेगा। कब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन में जाना है तो बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होगा। और बोर्ड एग्जाम मिड जून तक चल ही रहे हैं, तो होपफुली जून के आपके एग्जाम्स के बाद ही ये कभी पेपर होने के चांसेस होंगे। बाकी डेट्स अभी 1 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो ही जाएंगे, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से, तब आपको एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन उसके ब्रोशर के अंदर मिल भी जाएगी। रजिस्ट्रेशन अभी बात कर ही रहे थे, 2 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल तक इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ये आपके पास जो NTA की साइट के ऊपर भी इसका सर्कुलर मिल जाएगा और इसकी एक स्पेसिफिक साइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहां से आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये किस किस के लिए फायदेमंद रहेगा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड 45 यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे पहला नाम ही आग बंद करते किसका आता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इस्लामिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ CUET आपका एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगी। इसके अलावा 8 स्टेट यूनिवर्सिटीज। क्यों? क्योंकि UGC ने कहा है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो 45 हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, वो तो इस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देंगे ही। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उनको ऑप्शंस दिया है कि आप चाहते हैं तो यू कैन कम ऑन द बोर्ड विद अस, आप भी हमारे टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन दीजिए, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन मेथड्स ऑफ एडमिशंस। तो इनकी साइट के ऊपर आज आप अगर देखेंगे, साइट का लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर आपको 8 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इनके साथ अब तक एडअप हो चुकी हैं और उम्मीद की जाती है कि आगे जाके जब तक ये टेस्ट होगा, होपफुली बहुत सारी और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली जो BJP रूल्ड होंगी उनके तो बहुत सारे चांसेस रहेंगे, वो तो ऐड होंगी ही होंगी, उनके चांसेस तो अच्छे खासे रहेंगे। और 20 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहां पे भी कुछ कोर्सेज होते हैं, BSCs वगैरह होती हैं कुछ कोर्सेज में, MSCs वगैरह होती हैं कुछ कोर्सेज में, इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। उसमें आपके पास जैसे NIT गुवाहाटी दे रखी है उनकी साइट के ऊपर, बहुत सारी NITs दे रखी हैं
उनके अंदर भी CUET के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन्स मिलेंगे। तो ऑन एंड ऑल जो मेन आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, कैंपसेस हैं, उन सबके अंदर इसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। 12th की कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपको ये टेस्ट क्रैक कर पाओगे। तो दिमाग के अंदर ये दिमाग में आ जाता है स्टूडेंट के, ओ अब तो एंट्रेंस होगा, अब तो हमें स्कूल से कोई मतलब भी नहीं है। नहीं, ये गलती मत कर दीजिएगा। वजह क्योंकि साफ साफ एक ही चीज कही है बार बार, CUET की जो नोटिफिकेशन आई है 26 तारीख यानी कि कल की तारीख में, उसमें एक बात बहुत साफ तरीके से कहा है कि पेपर के पैटर्न में हर एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ NCERT ही रहेगा। तो जो आप बोर्ड में पढ़ के जाओगे उसी के बेसिस पे आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में टेस्ट रहेगा, जैसे आपने टर्म 1 दिया ही होगा सबने। तो उससे मिलता जुलता आपके पास एक MCQ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फायदा क्या है? बहुत फायदा है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मेरे रीजन में, आप प्राइवेट स्कूलों में देखते हो तो मार्क्स काफी ज्यादा बांटे जाते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल्स में, लेकिन जहां पर सिंसियरिटी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट, वहां पे बच्चों के मार्क्स बन जाते हैं। दूसरा, एक डिप्रेशन आ जाता है, उसके 95 आए, उसका एडमिशन हो रहा है, मेरे 93 आए, वो एक एक कट ऑफ भी आपको अच्छा कॉलेज मिलने से रोक देती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको टेस्ट देना है, आपके मार्क्स कितने हैं वो मायने नहीं रखेंगे। दो, आपके पास अच्छे स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स ही आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो NCERT अच्छे से पढ़ के गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये टेस्ट तो क्लियर होने के चांस अच्छे रहेंगे। पर अगर किसी वजह से आप लास्ट एग्जाम्स में प्रेशर की वजह से, किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, प्रेशर मारने की वजह से अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो नो इश्यू, आपको अब आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आगे जाने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट मिलेगा, जहां पर आप आराम से उस टेस्ट को क्लियर करके कट ऑफ के खौफ के बिना आराम से जा सकते हैं। तो ऑन एंड ऑल अभी तक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या रहेंगे आप बोल नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इसके बेनिफिट्स काफी अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स को जो कट ऑफ वाली जो गला काट प्रतियोगिता चली हुई है उसके ऊपर अब शायद रोक लग पाए। मीडियम जनरली अलग अलग साइट्स पे अगर आप देखते हो तो कुछ जगह थोड़ी सी गलत मिसकंसेप्शन दे रखी है कि हाँ इसका मीडियम इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी मीडियम रहेगा, लेकिन जो कल का सर्कुलर है वो साफ बता रहा है कि मीडियम्स आपके पास 13 रीजनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी था ही, उसके अलावा आपके पास जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं आपके पास पंजाबी, उर्दू, वो दे रखे हैं उसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। उनके अंदर भी आपके पास ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो नथिंग टू वरी। अब इस टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कि कौन कराएगा, कैसे कराएगा, कब कराएगा, कहाँ कराएगा, सेंटर्स आएंगे ऑब्वियसली बात आपके टेस्ट के लिए। पर अब टेस्ट में क्या आएगा, अब उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो टेस्ट के अंदर आपके पास बेसिकली 3 सेक्शंस हैं। वो सर्कुलर में तो वैसे 4 दे रखे हैं, 3 सर्कुलर में कौन से? एक सेक्शन है आपके पास लैंग्वेज, दूसरा है आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और तीसरा है आपके पास जनरल सेक्शंस। जो आपके पास लैंग्वेज स्पेसिफिक पार्ट है उसके भी फिर फर्दर 2 पार्ट कर रखे हैं। पार्ट 1 है आपके पास 1A और पार्ट 2 1B। 1A में आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस है, जिसमें जनरली इंडियन लैंग्वेजेस ही हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, आपके पास उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, पूरी 13 की लिस्ट है आपके पास, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। उसके अलावा पार्ट बी में आपके पास टोटल 19 लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो टोटल 32 लैंग्वेजेस होगी, इन टोटल 32 लैंग्वेजेस में से आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस, दोनों पार्ट में से आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज अपनी ले सकते हैं। अब इश्यू आया कि जो लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी है कौन सी ऑप्ट करें, तो यहां पर भी समझाने के लिए CUET के सर्कुलर में साफ गाइडलाइंस है। उन्होंने कहा कि पॉइंट 1, आप वो लैंग्वेज ऑप्ट करें जो आपने 12th में ली थी, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपने फेस की है, क्योंकि आपकी मार्कशीट देखी तो जाएगी ही, ऑब्वियस सी बात है, उसके मार्क्स काउंट ना हो लेकिन लैंग्वेज तो देखी जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराएगा, लेकिन एडमिशन का क्राइटेरिया, एडमिशन के जो भी आपके पास रूल्स हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी के अपने खुद के होंगे। वो किस बेसिस पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, किसको देती हैं, क्यों देती हैं, वो यूनिवर्सिटी के हक में होगा। आपका उसमें UGC का या NTA का कोई लेने देना नहीं है। तो
पहला पॉइंट, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करिए जो आपके पास 11th और 12th में है। दूसरा, उसमें एक पॉइंट ये भी कह रखा है कि मान लीजिए आपके पास जो भी सब्जेक्ट है जिसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हो, उससे रिलेटेड लैंग्वेज को आप ऑप्ट करें। जैसे मान लो आपको संस्कृत में बीए करनी है, लेकिन आपने मेन लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, एक हिंदी सेलेक्ट कर ली, एक मान लो आपने कन्नड़ या मलयालम सेलेक्ट कर लिया, कोई ओरिजिनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो उसका भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो 2 तरीके हैं, आप 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज वट एवर यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, आप वो सिलेक्ट करें जो आपके 11th-12th में हो प्रेफरेबली। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यूनिवर्सिटी की जाके वहां से हेल्पलाइन पे या उनके जो भी कॉन्टेक्ट अस पे जाके कंफर्म करके पता कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मेन पोर्शन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके पास मेन में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मेन पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मेन सब्जेक्ट्स इन्होंने सभी कलेक्ट कर रखे हैं और टोटल 27 डोमेन्स बना रखे हैं। उन्हीं के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और उन्होंने कहा कि आप कोई भी 27 डोमेन्स में से कोई भी 6 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 6, आपकी मर्जी। उनमें से 6 सब्जेक्ट जो भी आप 6 डोमेन सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के बेसिस पे आपका एंट्रेंस होगा। मैक्सिमम है, मिनिमम तो आपकी मर्जी है। आपको एक ही पसंद है आप वही कर लीजिए, आपको हिस्ट्री ही है तो आप हिस्ट्री कर लीजिए, लेकिन इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप कॉम्बिनेशंस बना के चलें, अपॉर्चुनिटीज देखें कि आपको क्या करना है। आपको नॉर्मल बीए करनी है या ऑनर्स करना है, या नॉर्मल बीएससी करनी है या आपको बीएससी ऑनर्स करना है, तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर से जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। तो मैक्सिमम इन्होंने कहा कि भाई आप 6 सब्जेक्ट तक ले सकते हैं। उसके बाद इंटरचेंज इज पॉसिबल, ये पॉइंट भी है थोड़ा सा। जैसे आपके पास जिन स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि अभी तक एनईपी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, तो आपके पास अभी भी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स अभी भी लागू है। तो क्या साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट आर्ट्स में जा सकता है? क्या कॉमर्स वाला आर्ट्स में जा सकता है? क्या आर्ट्स वाला साइंस में आ सकता है? वो इंटरचेंज के ऊपर यहाँ पर उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, लेकिन हाँ ये जरूर था कि यूजीसी ने साफ कहा है कि जो पहले की गाइडलाइंस थी यूनिवर्सिटीज की उसी के हिसाब से होगा। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स लेते थे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आपके पास आर्ट्स में रहते हैं, कॉमर्स वाले आर्ट्स में जा सकते हैं। तो ऐसे जो इंटरचेंजेस थे पहले भी जो होते थे वो इंटरचेंज अब भी पॉसिबल होंगे। वो चीज़ नहीं है कि आपने 12th में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है और आप बीएससी जाके केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स में करो, शायद वो इंटरचेंजेस पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। पर हाँ, जो पहली पॉसिबिलिटीज थी कि भी साइंस वाले आर्ट्स में जा सकते थे, ऐसी पॉसिबिलिटीज अब भी होंगी। और ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट तो 3 या 4 बार आपको रेगुलर सर्कुलर में मिलेगा कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। लैंग्वेज पोर्शन में जहां पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आएंगे आपकी लैंग्वेज को चेक करने के लिए, वो कॉम्प्रिहेंशन आपके पास नैरेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिटरेरी भी हो सकते हैं, आपकी वोकैब चेक करने का उनका मेन आइडिया हो सकता है। लेकिन आपके पास जो सेकंड पोर्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये आपके पास प्योरली डिपेंडेंट रहेगा एनसीईआरटी पे। कोई फर्दर कोचिंग की या किसी फर्दर आपके पास हेल्प बुक्स की ये डिमांड नहीं करता। यही कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, समझो और उसी के बेसिस पे टेस्ट दो। तीसरा जो पार्ट है जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स होंगे, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज होगी, 9-10 तक अर्थमेटिक जैसे आपके पास एससी वगैरह में, एसएससी वगैरह में आते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, वो होंगे। अब यहाँ पर कई जगह पे थोड़े से मिसकंसेप्शंस है कि पेपर तीनों ही पार्ट में देना जरूरी है, तीनों ही पार्ट देने जरूरी है। साइंस साइड वाला स्टूडेंट जनरल एबिलिटी को कैसे करता होगा, या जनरली स्टूडेंट्स के पास अब टाइम नहीं है, एकदम से नई चीज आ गई। तो इसके ऊपर सीयूईटी ने बिल्कुल साफ दे रखा है कि ये सभी के लिए नहीं होगा। बिल्कुल साफ लिख रखा है कि ये उन्हीं कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगा जहां पहले होता था। अगर पहले किसी कोर्स में जो कभी से चलते आ रहे एंट्रेंसेस या एडमिशंस, अगर पहले किसी कोर्स में अगर जनरल पेपर होता था तो अब भी उसमें जनरल पेपर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे पहले ऑनर्स कोर्स में जा रहे थे, मान लो आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स में जा रहे थे, इंग्लिश ऑनर्स में जा रहे थे किसी कोर्स में, वहां पे एंट्रेंस नहीं होता था और अब एंट्रेंस हो रहा है, तो आपको ये स्पेसिफिकली तैयार करके जाना पड़ेगा। आप केमिस्ट्री ऑनर्स करने की सोच रहे हो, फिजिक्स में जाने की कोशिश कर रहे हो, जियोलॉजी ऑनर्स में जाने की कोशिश कर रहे हो,
तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये जनरल पोर्शन की प्रिपरेशन करनी होगी, इसका पेपर आपके पास आएगा। तो मेन तो आपके पास दो ही है, एक लैंग्वेज जिसका मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज स्किल्स को जस्ट एक चेक करना है कि हाँ ठीक ठाक तैयारी है या नहीं है, और दूसरा आपके पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके पास टोटल 27 डोमेन्स होंगे। अब देखते हैं इसमें कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपके पास पार्ट ए में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और इन 40 क्वेश्चनों के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच लैंग्वेज, कि मैक्सिमम आप 3 तक सिलेक्ट कर सकते थे। तो ईच लैंग्वेज में आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। ऐसी पार्ट 2 जो आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें भी आपके पास हर एक डोमेन जिसको आपने सेलेक्ट किया है उससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 में से आपको कोई भी 40 आंसर्स करनी है, ऑब्वियस सी बात है, 10 आपके पास फिर से चॉइसेस हैं, और हर एक को करने के लिए आपके पास हर एक डोमेन को मैक्सिमम आप 6 डोमेन सेलेक्ट कर सकते थे, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तीसरा आपके पास लास्ट जनरल, जिन जिन के लिए एलिजिबल है, अभी तक ये कहीं नहीं आया कि सभी के लिए है, तो जिनके लिए ये एलिजिबल है, जिन जिनको देना है, उनको टोटल 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें से उनको 15 चॉइसेस हैं, और करने के लिए टाइम भी उनको कितना मिलेगा, 60 मिनट से मिलेंगे। फिर से ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो जैसे कि आपके पास CSIR के होते टेस्ट है, जैसे आपके पास नीट का टेस्ट होता है, जैसे आपके पास NTA यूज आपके पास JEE का टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इस तरीके से होगा। अब डेट्स शायद आपका सब्जेक्ट वाइज या बाद में दी जाएंगे, क्योंकि जस्ट इमेजिन आपके पास 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए, एक ही दिन में तीनों आपके पास होंगे, तो तीनों की करने के लिए आपके पास 1.5 घंटे, 2 को करने के लिए आपको 1.5 घंटे की जरूरत पड़ेगी, 3 के लिए तो 2 घंटे से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपने 6 सब्जेक्ट तक सिलेक्ट कर सकते हो, तो 6 के 6 एक ही दिन में तो होने से रहे, बस ही बात है, और 6 के 6 का एक साथ तो पेपर आने से रहा। तो जो 6 सब्जेक्ट उनको करने के लिए अगर आप बात करोगे तो आपको 4.5 घंटे के आसपास की जरूरत पड़ जाएगी। वो भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एक ही दिन में इतने सारे टेस्ट एक साथ करा ले जाए, अगर आपका जनरल भी साथ में आता हो तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज के ऊपर क्लैरिटी अभी आनी बाकी है कि किस दिन किस तरीके से टेस्ट कराए जाएंगे। एक दिन में तो सारे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, जैसा आपके सर्कुलर के अंदर इंफॉर्मेशन में है, उसकी भी आपके पास जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके लिए आपको 2 अप्रैल का या उसके बाद के फर्दर सर्कुलर्स का वेट करना होगा। जैसे ही वो आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर कोई डोमेन 27 के अंदर, क्योंकि 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई डोमेन आपकी यूनिवर्सिटी में, फिर से इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन ब्रोशर जरूर देखना होगा, उसके अंदर अगर आपके पास कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, जो एग्जाम्पल दे रखा है यूजीसी ने, उसमें उन्होंने साफ कर रखा है, मान लो आपको बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट करनी है, लेकिन पर्टिकुलर डोमेन आपके पास बायोकेमिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो आप बायोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट जो आपका डोमेन बनता है, जिस सब्जेक्ट से वो डिराइव हुआ है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में कोई लाइंस नहीं कही गई है, क्योंकि सीधी सी बात है, एडमिशन तो यूनिवर्सिटी को देने हैं। तो जिन जिन स्कूल स्टूडेंटों ने प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम दिए थे, यहां पर ध्यान दीजिए कि उसने ईयर्स वर्ड यूज किया, ईयर नहीं। प्रीवियस ईयर्स का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ लास्ट ईयर वाली एलिजिबल है, नहीं, उससे पहले भी अगर स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं, 12th पास आउट है, तो अगर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं उनको एडमिशन देने के लिए, तो वो भी इन टेस्ट में बैठ सकती हैं। फिर से एनटीए ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, सब कुछ यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दिया है। अगर आपको एडमिशन देना है तो आप फॉर्म भरवाइए, टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन आपको एडमिशन नहीं देना है तो फिर से वही चीज है। ये पॉइंट स्पेसिफिकली उन स्टूडेंटों के लिए एलिजिबल होता है जो आपके पास ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12th के बाद, किसी स्ट्रीम की तैयारी करने की वजह से, किसी जॉब की तैयारी करने की वजह से, या किसी भी और वजह से। तो उसकी गाइडलाइन, उनको टेस्ट में तो बैठना होगा इस साल एडमिशन में। ये नहीं कि मैंने तो 2019 में 12th की थी, 2021 में 12th की थी, अब मैं ग्रेजुएशन जाना चाहता हूँ तो मेरे को मार्क्स के बेसिस पे मिले, नहीं, अब आपको भी एंट्रेंस में तो बैठना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और फिर से NCERT नमो नमः, टेस्ट तो NCERT के बेसिस पे होगा।
तो ये थी CUET से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके जरूरी लिंक्स, डेट्स, सब कुछ आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टू मोटिवेट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।